हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चलने वाले हैं न्यूट्रॉन की दुनिया में। हम न्यूट्रॉन के डिस्कवरी की बात आज करने वाले हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के साथ इसकी प्रॉपर्टीज की बात आज हम करने वाले हैं और इसके जो यूजेस अपने पास है हम उनकी बात आज करने वाले हैं। तो जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, हम एटम्स में चलते हैं पहले। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बात बता दी थी कि जो अपने पास में एटम होता है उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में कौन प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, 1H1 यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। लेकिन अब ये देखो, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कब हो चुका था बच्चों? 1911 में हो चुका था। तब तक यहाँ न्यूट्रॉन की कोई भी बात नहीं हो रही थी। न्यूट्रॉन के बारे में किसी ने भी बच्चों डिस्कशन अभी तक नहीं किया था, क्योंकि इस चीज का आइडिया ही नहीं था कि इसके अंदर आपके पास, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल माना है बच्चों, अनचार्ज है, अनचार्ज पार्टिकल है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज जानना बड़ा टफ काम था, अनचार्ज पार्टिकल का पता लगाना। क्योंकि चार्ज पार्टिकल होता है तो अट्रैक्शन रिपल्सन से हमें पता चल जाता, बट यहाँ अनचार्ज पार्टिकल का पता लगाना बड़ा टफ काम था। तो यहाँ क्या हुआ कि सर पहले पता कैसे चला भाई, पहले पता कैसे चला कि वास्तव में इसके अंदर न्यूट्रॉन हो सकता है? कैसे आइडिया लगाया गया? तो आइडिया कैसे लगा बच्चों, उनको किस तरीके से बातें समझ में आने लगी। देखो, हाइड्रोजन के बच्चों 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। बट है तो बच्चों हाइड्रोजन का एटम ही ना, है तो हाइड्रोजन का एटम ही अपने पास में। तो इन तीनों के मास जब देखे गए तो बच्चों इनके अकॉर्डिंग, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो मास सभी के सेम आने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम है और एक हाइड्रोजन के एटम में सभी में क्या होता है अपने पास में, इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन होगा तो क्या होगा बच्चों, मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि पता चला कि इसका मास, इसका मास और इसका मास, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम अपने पास। इनके मास का रेशियो बच्चों कितना आया? 1:2:3 आया। यानी हाइड्रोजन की बात वहां की जा रही थी और देखा गया कि हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम भी जो अपने आइसोटोप रखता है उन तीनों के मास डिफरेंट आए, 1:2:3 में आए। तो उनके दिमाग में एक बात जरूर आने लग गई थी, हालांकि उस समय भी वो ये नहीं कह रहे थे कि इसमें न्यूट्रॉन है, वो पार्टिकल न्यूट्रॉन है जिसकी वजह से उनका मास इंक्रीज हो रहा है। यानी एक ही एटम है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स तो उनके अकॉर्डिंग तो एटम हाइड्रोजन ही है। इसका मतलब उनका मास जो होगा बच्चों वो प्रोटॉन के मास के इक्वल आना चाहिए था। बट देखा कि यहाँ पर तो मास डिफरेंट आ रहे, इनके मास का रेशियो क्या है? 1:2:3 आया। फिर और देखा भाई, अब चलो हीलियम पर चलते हैं। ऐसे ही उन्होंने हीलियम में क्या देखा, जैसे वो जो हाइड्रोजन 1H1 होता है, इसका मास मान लो अपने पास में 1 प्रोटॉन के इक्वल उनके पास आया। फिर उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम आता है। तो हीलियम का मास कितने प्रोटॉन के इक्वल आ जाना चाहिए था बच्चों? कितने प्रोटॉन के इक्वल आ जाना चाहिए था? 2 प्रोटॉन के इक्वल आ जाना चाहिए था। यदि यहाँ न्यूक्लियस में वो प्रोटॉन को ही मानकर चल रहे थे, तो जैसे मान लो कि 1H1 में कितने प्रोटॉन है बच्चों? 1 प्रोटॉन है, तो उसका मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल आ गया। तो उनके अकॉर्डिंग तो या हीलियम में 2 प्रोटॉन होते तो मास 2 प्रोटॉन के इक्वल आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखा कि वो मास 1H1, 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 देखो 4, ठीक है, यानी 4 प्रोटॉन के मास के इक्वल उनका मास आ रहा था। तो फिर दिमाग घूमने लगा भाई यहाँ पर, फिर दिमाग घूमने लगा कि वास्तव में इस न्यूक्लियस के अंदर एक सिंगल पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, कोई दूसरा पार्टिकल भी यहाँ प्रेजेंट है, और उस पार्टिकल का जो मास है वो कहीं ना कहीं प्रोटॉन के मास के इक्वल ही है। लेकिन इस चीज का बच्चों पता लगाने के लिए 1911 से 1911 से लेकर 1932 कितने साल हो गए बच्चों? 20-21 साल, 20-21 साल का टाइम पीरियड लग गया।
और ये पता लगाने के लिए कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट रहता है, जिसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के ही इक्वल होता है। अब ये चीजें जब पता लगाई गई तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए बच्चों। हालांकि जो सबसे सफल व्यक्ति हुए, ऐसा नहीं है कि बच्चों जेम्स चैडविक, जैसा आप नाम सुनते हैं बच्चों जेम्स चैडविक, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जेम्स चैडविक ने बता दिया था कि ये जो अपने पास न्यूक्लियस होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन रहता है। जेम्स चैडविक से पहले भी कुछ साइंटिस्टों ने इस चीज को, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश की और न्यूक्लियस में दूसरे पार्टिकल का पता लगाने का, आइडेंटिफाई करने का, डिटेक्शन करने का कोशिश किया। इससे पहले कि ऐसा नहीं कि जेम्स चैडविक ने कर दिया था, जेम्स चैडविक ने तो 1932 में किया। उसी से पहले जो साइंटिस्ट थे बच्चों वो थे, नाम क्या बच्चों, बोथे एंड हर्बर्ट बेकर, ये दो साइंटिस्ट थे। हालांकि इन साइंटिस्ट ने ये चीज तो बता दी थी कि कोई दूसरा पार्टिकल है, बट बच्चों वो उस पार्टिकल को न्यूट्रॉन नहीं बता रहे थे। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और बच्चों यही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैडम क्यूरी ने आगे इसी को बढ़ाते हुए कुछ चेंजेस करते हुए, ये जो जेम्स चैडविक है उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट कर रखा था और न्यूट्रॉन को वहाँ सर्च किया था। उन्होंने क्या किया कि बच्चों जैसे लेड का बॉक्स है, हमने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उससे थोड़ा मिलता जुलता ये एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड तो ये पता लगाना चाहते थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वैसे ही मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया बच्चों, वही एक लेड का बॉक्स लिया और इसमें अल्फा पार्टिकल के सोर्स के रूप में बिस्मथ, पोलोनियम, जो भी आप यूज लेना चाहते हैं, इसके अंदर क्या रखा, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा। अब इस लेड बॉक्स का ये क्यों यूज किया जाता है कि बच्चों यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं, हमें इनको ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं करवाना, एक सिंगल डायरेक्शन में हम इनको लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल सोर्स यहाँ रखा। उसके आगे इन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या रखा था, गोल्डन फॉइल का यूज किया था। इन्होंने क्या किया बच्चों, बेरिलियम फॉइल का या बोरोन फॉइल का यहाँ आप यूज कर सकते हैं। बेरिलियम या जो बोरोन फॉइल है यहाँ इन्होंने यूज किया। और इन्होंने क्या देखा, क्योंकि बच्चों यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल आएंगे और यहाँ पर इंसिडेंट होंगे तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर इंसिडेंट होने पर, बेरिलियम पर इंसिडेंट होने से कुछ ना कुछ यहाँ से चीजें निकालेंगे। तो यहाँ से कुछ एमिशन स्टार्ट हुआ और उन एमिशन के पार्टिकल्स को देखने के लिए बच्चों यहाँ डिटेक्टर का इन्होंने यूज किया। ये जो डिटेक्टर है वो क्या काम करता है बच्चों, ये डिटेक्टर पता लगाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी यहाँ पर आएगा वो पॉजिटिव पार्टिकल है या नेगेटिव पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को बता रहा है या मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, या इन दोनों से डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एक ऐसे डिटेक्टर का इन्होंने यूज किया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो जो पार्टिकल आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नेगेटिव फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, या इन दोनों का डिफ्लेक्शन बताएगा, इन दोनों में डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक डिटेक्टर का यहाँ यूज किया और इन्होंने देखा कि बच्चों यहाँ से जो भी पार्टिकल्स, जो भी वेव्स निकल रही थी वो उनकी पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा थी। पेनेट्रेटिंग पावर यानी क्रॉस करने की पावर, जो क्रॉस करने की पावर थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन बच्चों आयनाइजिंग जो पावर थी उनके पास में, जो आयनाइजिंग पावर थी वो बहुत कम थी। और इस आयनाइजिंग पावर का पता लगाने के लिए या आयनाइजेशन चैम्बर का भी इन्होंने बच्चों यूज किया था। तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो सकती है, फिर गामा रेज हो सकती है, क्योंकि हमें पता है बच्चों गामा रेज का पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है और उसका आयनाइजिंग पावर क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन थोड़ी सी समस्या यहाँ पर आ गई। थोड़ी सी समस्या क्या आ गई कि बच्चों ये जो गामा रेज है, इन गामा रेज को जब लेड की शीट पर जब इंसिडेंट करवाया गया तो वो एब्जॉर्ब होने लग गया। ये जो गामा रेज है इनको जब लेड शीट पर इंसिडेंट करवाया गया तो वो एब्जॉर्ब होने लग गई, और एब्जॉर्ब होने वाली गामा रेज का इन्होंने क्या किया बच्चों, एनर्जी फाइंड किया। और गामा रेज का जो एनर्जी इन्होंने फाइंड किया, जो इस लेड शीट पे इंसिडेंट हो रही थी, वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुई। कितना प्राप्त हुई बच्चों, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुई। बट लेकिन
गामा रेज की जो अपने पास में एनर्जी होती है बच्चों, वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब होने की कंडीशन में नहीं होती है। तो ये बात यह गलत साबित हो गई कि ये गामा रेज जो है, ये पार्टिकल जो आ रहे हैं वो गामा रेज तो नहीं हो सकती। हाँ, पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है इसका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है, तो हो सकता है कि पेनेट्रेटिंग पावर क्यों हो कि यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों अपने पास में, यहाँ से कौन आ रहा है, अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें निकाल रहा है और उसको उन्होंने गामा रेज इन्होंने कहा। क्या कहा बच्चों, इन्होंने गामा रेज कहा। लेकिन वो गामा रेज कहा तो लेड पर जो इंसिडेंट का वो एब्जॉर्ब होने लग गई, पेनेट्रेटिंग पावर उन्होंने ज्यादा बता दी, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि वास्तव में ये तो गामा रेज नहीं हो सकती, इनका आयनाइजेशन भी कम था। अब इस प्रिंसिपल को उन्होंने, जो मैडम क्यूरी थी, उन्होंने कुछ तरीके से फेल कर दिया। तो ये एक बार आप इस तरीके से नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम मैडम क्यूरी का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। अब देखते हैं बच्चों, मैडम क्यूरी एंड जूलियट क्यूरी ने 1932 में ही इसी एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट किया। जो बोथे एंड बेकर ने, हर्बर्ट जो बेकर थे, उनके एक्सपेरिमेंट को इन्होंने वापस से रिपीट किया। इन्होंने किस तरीके से रिपीट किया बच्चों, अभी जैसे जो गामा पार्टिकल उन्होंने बोथे एंड बेकर ने बताए थे कि यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम या बोरॉन पर इंसिडेंट करवाए गए थे, बेरिलियम या बोरॉन पर इंसिडेंट करवाए थे, तो वहाँ से अपने पास में कुछ पार्टिकल का एमिशन वहाँ हुआ था और बोथे बेकर ने बताया था कि वो गामा रेज अपने पास हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गामा रेज नहीं होती, क्योंकि बच्चों इन्होंने जो गामा रेज बताई थी बोथे और बेकर ने, उनका एनर्जी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताई थी, जो कि गामा पार्टिकल से बहुत ज़्यादा है। गामा पार्टिकल का एनर्जी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बता दी इन्होंने। तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि फिर ये था क्या अपने पास में, किस तरीके से फिर, और एक चीज़ और बताती कि हाँ, उन्होंने एक प्रिंसिपल को बताया कि पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा है और पेनेट्रेटिंग पावर के साथ उनका जो आयनाइजेशन हो रहा है वो भी कम हो रहा है। तो उस बेसिस पे उन्होंने गामा पार्टिकल उनको कहा, गामा रेज उन्होंने कहा। क्यों गामा रेज क्या है बच्चों, गामा रेज वो होता है जिसका पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है और आयनाइजेशन पावर उसका कम रहता है। तो उस बेसिस पर बोथे एंड बेकर ने बता दिया कि ये गामा रेज हो सकती है। लेकिन हुआ क्या बच्चों, मैडम क्यूरी एंड जूलियट क्यूरी ने 1932 में ही, उसी ईयर में जिस ईयर में जेम्स जेडविक ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, मैडम क्यूरी एंड जूलियट क्यूरी के बाद में जेम्स जेडविक ने बताया, क्या बताया, सबसे पहले मैडम क्यूरी एंड जूलियट क्यूरी के बारे में देख लेते हैं। उन्होंने क्या बताया कि वही बच्चों अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स को बेरिलियम पर जब उन्होंने इंसिडेंट करवाया तो यहाँ से एमिटेड पार्टिकल्स यहाँ निकले, गामा पार्टिकल्स वहाँ मान ले, तो अभी मान लो कि बच्चों गामा पार्टिकल्स निकले, बोथे एंड बेकर के अनुसार गामा पार्टिकल्स निकल रहे हैं या गामा रेज यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ ये चलो गामा रेज लिख देते हैं, गामा रेज यहाँ से निकल रही है। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, इन मैडम क्यूरी एंड जूलियट क्यूरी ने क्या किया, यहाँ बोथे बेकर ने तो क्या किया था बच्चों, ये नहीं रखा, कोई वैक्स का यूज नहीं किया, पैराफिन वैक्स, कोई भी वैक्स का इन्होंने यूज नहीं किया, सीधा आयनाइजेशन चैम्बर का यूज किया था। किन्होंने बच्चों, किन्होंने यूज किया था, बोथे एंड बेकर ने, बोथे एंड बेकर ने, रिपीट करो सुनना अच्छे से, बोथे एंड बेकर, हर्बर्ट बेकर ने इस बेरिलियम के जस्ट बाद में सीधा ही आयनाइजेशन चैम्बर का यूज किया था और ये बताया था कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करके आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों, बहुत सारी चीजें निकाल के एमिशन करके आ रहे हैं। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स जिस चीज से मतलब जिस चीज का एमिशन कर रहे हैं उसका पेनेट्रेटिंग पावर उन्होंने ज्यादा बता दिया, क्रॉस करके आ गए वो। और यहाँ आयनाइजेशन पावर सीधे बेरिलियम जो फॉइल था उसके आगे आयनाइजेशन चैम्बर लगा दिया, वहां पर उन अल्फा पार्टिकल उनका जो भी यहाँ से एमिशन हुआ उनका यहाँ पर क्या नहीं हुआ बच्चों, आयनाइजेशन नहीं हुआ, तो वेरी लेस आयनाइजेशन उन्होंने बता दिया। लेकिन मैडम क्यूरी एंड जूलियट क्यूरी ने क्या किया, इस बेरिलियम फॉइल और इस जो आयनाइजेशन चैम्बर था इसके मिड में बच्चों पैराफिन वैक्स का यूज किया, पैराफिन वैक्स का यूज किया। और जैसे ही ये एमिटेड पार्टिकल्स बेरिलियम से जो एमिटेड पार्टिकल्स है बच्चों इस पैराफिन वैक्स पे इंसिडेंट हुए, तो इंसिडेंट होने पे इस पैराफिन वैक्स, क्योंकि पैराफिन वैक्स भी एक एटम है, तो यहां से इन्होंने प्रोटॉन को निकालना स्टार्ट कर दिया, यहां से प्रोटॉन का एमिशन स्टार्ट हो गया। यहां से प्रोटॉन का एमिशन स्टार्ट हुआ तो इन प्रोटॉन की जो एनर्जी पाई गई
इन प्रोटॉन की जो एनर्जी देखी गई बच्चों, एक तो 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और ये प्रोटॉन यहां जाकर क्या हो रहे थे, आयोनाइजेशन इनका हो रहा था। यानी एमिटेड पार्टिकल को इन्होंने पैराफिन वैक्स पे इंसिडेंट करवा दिया, और पैराफिन वैक्स पे इंसिडेंट करवाने पे यहां से प्रोटॉन निकले, और इन प्रोटॉन का एनर्जी 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और यहां इन प्रोटॉन का आयोनाइजेशन हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि यहां आयोनाइजेशन तो प्रोटॉन का हो रहा है। दूसरी बात, यहां प्रोटॉन कितना एनर्जी का निकल रहा है, 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का निकल रहा है, और यह एमिटेड पार्टिकल यदि इतना एनर्जी का प्रोटॉन निकाले तो उनका एनर्जी 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, जो हो नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि यदि गामा पार्टिकल है और यह प्रोटॉन निकाल रहे तो यहाँ एनर्जी इनका 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मैडम क्यूरी एंड जूलियट क्यूरी जो थे बच्चों, बोथे एंड बेकर को फेल करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे, ये दोनों यही बताना चाहती थी कि ये वास्तव में ये गामा रेज नहीं होती है। ये क्या नहीं होती बच्चों, गामा रेज नहीं होती है। ये इस चीज को प्रूव करना चाहते थे। ये नहीं सोच रहे थे मैडम क्यूरी एंड जूलियट क्यूरी, ये नहीं सोच रहे थे कि हम बता दें कि ये क्या है, बस वो इसी बात को प्रूव करना चाह रहे थे कि ये जो अपने पास में बोथे बेकर ने बताया कि गामा पार्टिकल है, गामा रेज है, बस वो उसको रॉन्ग प्रूफ करना चाहते थे। लेकिन जेम्स चैडविक इनसे एक कदम आगे निकले। वो ये सोच रहे थे कि ये जब ये बता चुके हैं भाई ये गामा नहीं है तो है कौन, जब ये गामा रेज है ही नहीं है, क्योंकि गामा रेज की सारी प्रॉपर्टी को ये यहां प्रूफ नहीं कर पा रहा है, सारी प्रॉपर्टी पर ये खरा नहीं उतर पा रहा है। तो उन्होंने देखा फिर देखो बताते हैं क्या, फिर है क्या। तो फिर इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, किसी भी चीज को यह नहीं बता रहा, किसी में डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा, लेकिन इसमें मोमेंटम होता है। इन्होंने एक बात बता दी, एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम बहुत कम होता है। तो यहां से जब अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, तो यहां से जो एमिटेड पार्टिकल्स निकले, वो एमिटेड पार्टिकल्स प्रोटॉन को निकाल रहे हैं, और ये प्रोटॉन को तभी निकाल सकते थे जब इन एमिटेड पार्टिकल्स का बच्चों मोमेंटम बहुत ज्यादा रहे। क्या रहे, मोमेंटम बहुत ज्यादा रहे, क्योंकि जितना ज्यादा मोमेंटम रहेगा उतना ज्यादा स्पीड रहेगा, उतना स्पीड से जब ये वैक्स पर टकराएंगे तो प्रोटॉनों को निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये एमिटेड पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हो ही नहीं सकती, एंड गामा पार्टिकल, गामा रेज क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और गामा रेज के पास में प्रॉपर मोमेंटम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में इतना मोमेंटम नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो भी चीज है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है, लेकिन इसका सफिशिएंट मोमेंटम होता है, और इतना खतरनाक मोमेंटम होता है कि ये किसी एटम में से प्रोटॉन को भी बाहर निकाल सकती है, सीधे एटम को भी ब्रेक कर सकता है। इसलिए हम न्यूक्लियर रिएक्शन में बच्चों एटम का यूज बम्बार्ड में करते हैं, क्योंकि जब न्यूट्रॉन का यूज हम बम्बार्ड में करते हैं तो सीधा जाकर न्यूक्लियस पर अटैक करता है, न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल ही नहीं रहता और न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि इसका प्रॉपर मोमेंटम होता है, और इसी वजह से ये यहाँ से प्रोटॉन को निकाल पाता है। प्रॉपर मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं होता है। तो ये बात तो बिल्कुल प्रूफ हो गई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हो ही नहीं सकती है, चाहे वो गामा हो, चाहे रेडियो हो, चाहे किसी भी प्रकार की वेव हो, ये वेव तो नहीं हो सकती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कोई ना कोई दूसरा पार्टिकल है जो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। इसको बाद में क्या नाम दिया गया बच्चों, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। जेम्स चैडविक ने इसका न्यूट्रॉन नाम दिया गया, और ये बताया कि ये अनचार्ज होता है, इसका चार्ज कितना माना गया इन्होंने 0, और इसको एक सिंबल से बता दिया। क्या सिंबल रखा, 0n1। 0n1 का मतलब हो गया कि बच्चों इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका जो मास होता है वो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट ही बताया, केजी में, एमयू में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये इन्होंने इस तरीके से इसको डिफाइन किया। तो उन्होंने कहा कि गामा पार्टिकल्स नहीं है, ये गामा रेज नहीं है, ये कौन है बच्चों, अपने पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका प्रॉपर एक मोमेंटम होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ये अनचार्ज पार्टिकल माना गया। और जेम्स चैडविक को इसी उपलब्धि पर 1935 में बच्चों नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है। 1935 में इसी न्यूट्रॉन की खोज पर इनको नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है। इन्होंने इसी रिएक्शन को इस तरीके से बताया। इस रिएक्शन को कैसे समझाए कि जब बेरिलियम
जब बेरिलियम पर हीलियम पार्टिकल का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर अटैक हो रहा है, बम्बार्ड जब किया जा रहा है, तो यहाँ से कार्बन निकलता है। कार्बन देखो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया बच्चों, 13 होता है। तो हम देखें रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो जो पार्टिकल निकला उस पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। तो जब भी अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम पर इन्होंने बम्बार्ड करवाया तो वहां से कार्बन बाहर निकले, और कार्बन के अलावा जो भी पार्टिकल्स वहां बचा वो क्या कहलाए बच्चों, न्यूट्रॉन कहलाए। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की क्या हुई थी बच्चों, डिस्कवरी हुई थी। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज देखते हैं और यूजेस देखते हैं, तो ये आप फटाफट से नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों जल्दी से देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया था कि जल्दी से अपने पास हो जाए। फर्स्ट कि बच्चों ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है, हम बता चुके हैं पहले कि ये पार्टिकल्स क्या तो कैसे होते हैं बच्चों, न्यूट्रल होते हैं, अनचार्ज होते हैं। और न्यूट्रल और अनचार्ज होने की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में इनका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, नो डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में इनका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बताते हैं। अब बच्चों फोटोन क्या होते हैं, फोटोन भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं बताते, लेकिन फोटोन और न्यूट्रॉन में फर्क होता है भाई। फोटोन नहीं होते, फोटोन गामा पार्टिकल्स माने जाते हैं, तो ये गामा पार्टिकल्स नहीं है अपने पास में, न्यूट्रॉन है भाई। यही तो हम बात बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन अपने पास होते हैं, गामा पार्टिकल्स नहीं होते, यानी ये फोटोन नहीं होते। आप ये नहीं सोचे कि देखो सर ये प्रॉपर्टी तो गामा पार्टिकल की जैसे हो सकता है, गामा पार्टिकल के जैसे, बट ये गामा पार्टिकल्स नहीं है, फोटोन नहीं है, ये न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और इन न्यूट्रॉनों का न्यूट्रल होने की वजह से ही, अनचार्ज पार्टिकल होने की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पर कोई भी इफेक्ट इनका नहीं पड़ता है। फिर बच्चों हाँ एक बात और, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये बता रखा हमने, ये प्रोटॉन के साथ ही हमेशा न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। इनका मास बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इनका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इनका मास प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। और मैथमेटिकल जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम लेकर करते हैं, बट न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट कितना होता है बच्चों, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो इसका मास जो तो होता है, यानी ये न्यूक्लियस में बच्चों प्रोटॉन के साथ ही प्रेजेंट रहते हैं, इनका मास जो होता है वो थोड़ा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। इनका स्पिन क्वांटम नंबर, ये केमिस्ट्री में आपके बाद डिटेल से पढ़ा होगा आपने, इनका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है बच्चों, हाफ होता है। और ये बच्चों किसी भी गैस को आयनोजाइज नहीं करती, आयनाइजेशन नहीं कर पाती है, क्योंकि बच्चों ये अनचार्ज होता है, और अनचार्ज होने की वजह से यह गैस का आयनाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करें बच्चों इनकी, आपने कभी भी ये देखा हो कि न्यूट्रॉन जो होता है हमेशा कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर कभी नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर इसकी स्टेबिलिटी रहती नहीं है। यदि बच्चे न्यूक्लियस के बाहर रहता है तो ये, क्योंकि न्यूट्रॉन को कहीं नहीं देखा गया, न्यूट्रॉन को केवल और केवल ये जो अपने पास ये जो न्यूक्लियस होता है उसी में पाया गया है, न्यूक्लियस में हमेशा न्यूट्रॉन को बताया गया है। क्योंकि बच्चों ये जब न्यूक्लियस के बाहर रहता है तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, न्यूक्लियस के बाहर ये प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है बच्चों। किसमें टूट जाता है, ये प्रोटॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है -1, देखो 1 और -1 0 हो गया, ठीक है, बैलेंस कर लो आप, ये 0 1 1 + 0 0 हो गया। तो ये क्या होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है हमेशा, न्यूक्लियस के बाहर इसका स्टेबिलिटी नहीं रहता है। ये न्यूक्लियस में क्या करता है, अपने पास में स्टेबल रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाता है और एक एंटी न्यूट्रॉनों का पार्टिकल भी निकालता है, और एंटी न्यूट्रॉनों का पार्टिकल निकालकर बच्चों ये न्यूक्लियस के बाद प्रोटॉन के रूप में ही अपने दिखाई देता है। यानी मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ कि ये एंटी न्यूट्रॉनों का पार्टिकल निकाल के प्रोटॉन की फॉर्म में ही बाहर हमें पता चलता है, प्रोटॉन की फॉर्म में ये बाहर अपने पास प्रेजेंट रहता है। फिर हम बात करें बच्चों इसका मीन जो लाइफ होता है वो लगभग 17 मिनट होता है, 17 मिनट इसका क्या होता है, मीन लाइफ होता है। मीन लाइफ क्या होता है हम इसी चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये देखो, सबसे पहले ये हमेशा न्यूक्लियस में ही रह सकता है, हमेशा न्यूक्लियस में ही रह सकता है, स्टेबिलिटी इसका न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए मेन इसका यूजेज क्या होता है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है। क्योंकि बच्चों जैसे मान लो आपको किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना, तोड़ना है, आपको तोड़ना है तो सीधा यहाँ पर क्या दिया जाता है बच्चों, न्यूट्रॉन दिया जाता है। क्योंकि न्यूट्रॉन सीधा कहाँ जाएगा बच्चों, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, और अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा तो सीधा यहाँ कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा।
न्यूक्लियस यानी एटम के सेंटर में जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड का क्या दिया जाता है, न्यूट्रॉन दिया जाता है। ये न्यूट्रॉन जैसे ही यहाँ जाकर जैसे ही न्यूक्लियस के पास पहुंचता है तो न्यूक्लियस को बच्चों ये ब्रेक कर देता है, तो रेडियो एक्टिविटी अपने पास में, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन हम पढ़ेंगे तो वो प्रोसेस अपने पास स्टार्ट हो जाता है। तो स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि बच्चों न्यूट्रॉन होता क्या है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल पार्टिकल में बच्चों कौन सी एनर्जी पाई जाती है, थर्मल एनर्जी पाई जाती है, थर्मल एनर्जी पाई जाती है। तो इस थर्मल एनर्जी की वजह से हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी इससे पता लगा सकते हैं। बच्चों मेडिकल साइंस में एक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी न्यूट्रॉन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एटॉमिक मास यूनिट, मास एनर्जी रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास को भी आप देखना नहीं भूले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।